So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप कंपाउंड्स. तो इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सम सिंपल रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. सो जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं इन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास फोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि वेल नोन है ऑफ दिस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के. तो ये फोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन से हैं? एक आपका है, वी हैव फ्री रेडिकल रिएक्शंस. सेकंड है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन और हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. थर्ड वी हैव atomic inversion reactions. And fourth we have Berry pseudo rotation reactions. ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जब हम सिंपल रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. तो इन चार इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये दो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स कम टू आवर फ्री रेडिकल रिएक्शंस. ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस है और किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या कौन से वेल नोन एग्जांपल्स है जो कि जिसे हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस कह सकते हैं. ठीक है, तो जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस है वो मोस्टली occurs in nature. So we can say these type of reactions are generally occur in nature. Nature में ऐसे रिएक्शंस आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे. अगर हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस की बात करें कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में, तो आपका सबसे पहला जो वेल नोन एग्जांपल है वो है आपकी, इसको हम कह सकते हैं ओजोन डेप्लीशन रिएक्शन. ठीक है, जहां पे ओजोन लेयर की क्या होता है, डेप्लीशन होता है. तो हम डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और कैसे आपका ओजोन फॉर्मेशन होते हैं. और ओजोन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे फिर प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, जहां पे ये ओजोन डेप्लीशन होना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट इन एटमोस्फियर, हमारे एटमोस्फियर में ये जो फ्री रेडिकल मेन जो रिएक्शंस है वो इनिशिएट करते हैं बाय आवर सनलाइट. सो इन एटमोस्फियर हम कह सकते हैं, इन एटमोस्फियर देयर आर many free radical reactions which are initiated by sunlight. ठीक है, तो सनलाइट ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देन वो एक पूरा एक साइकिल या चेन की फॉर्म में वो प्रोसीड होता है. ठीक है, तो अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल सनलाइट ऑफ shorter wavelength initiates free radicals in
एटमोस्फियर। तो क्या करते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइटें होते हैं, ठीक है, तो लाइट और सनलाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी लाइट रेज, इधर कुछ शॉर्ट वेव्स के होते हैं, कुछ लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट होते हैं, ठीक है, लेंथ, ये क्या करते हैं, वो बहुत सारे रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। एग्जांपल है हमारा वेल जो ओजोन क्या है, डेप्लीशन, रिएक्शन। तो होता क्या है, जब आपके जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं, जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो ब्रेक डाउन होते हैं टू फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम्स में। सो वी कैन से द atmospheric oxygen absorb UV radiation, ठीक है, UV radiation which breaks oxygen molecule to form two free radical। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 इज योर ऑक्सीजन। जब ये यूवी रेडिएशन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो यूवी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, उनका वेवलेंथ बिलो यू हैव 242 अराउंड नैनोमीटर। इस नैनोमीटर के बिलो जो वेवलेंथ के लाइट होंगे, वो जब आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये O2 मॉलिक्यूल आपका ब्रेक डाउन करेंगे टू फ्री रेडिकल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक होके आपका ऐसे दो आपका फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। देन ये जो रेडिकल्स है, दिस इज योर फ्री रेडिकल, ये दो क्या है, आपका फ्री रेडिकल है। ये फर्दर रिएक्शंस को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। द ऑक्सीजन देन दिस रेडिकल, देन वी कैन से द फ्री रेडिकल देन कंबाइन करते हैं, दिस फ्री रेडिकल कंबाइन विथ योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन अगेन दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन, टू फॉर्म ओजोन। फिर ये क्या करेंगे, ये देखो, ये जो फ्री रेडिकल इनिशिएट हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे O3 का, दैट इज आवर ओजोन। ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर प्रेजेंट है, जो कि हमें क्या करता है, अल्ट्रावायलेट अदर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है, वो है आपका ओजोन लेयर। सो द ओवरऑल रिएक्शन वी कैन राइट इज, ओवरऑल रिएक्शन इज, we have three molecule of O2 absorb UV radiation to give 2 moles ऑफ ओजोन। यहां पे आपका ओजोन लेयर फॉर्मेशन होता है। अब ये ओजोन का क्या फंक्शन है, द ओजोन दस, ये ओजोन आपको प्रोटेक्ट करता है, दिस ओजोन दस प्रोटेक्टेड आवर अर्थ फ्रॉम द वेरी एनर्जेटिक और शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। इस ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, ये ओजोन लेयर जो सन से हमारे हाईली एनर्जेटिक और शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेडिएशन सन से निकलते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और उनको अर्थ से पहुंचने से क्या कर देते हैं, रोकता है, प्रोटेक्ट करते हैं हमें, ताकि ये जो हाईली एनर्जेटिक यूवी रेडिएशन से या शॉर्ट वेव रेडिएशन से वो अर्थ तक नहीं पहुंचे। तो ओजोन का काम क्या है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर ये जो ओजोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, द ओजोन यहाँ पे एक प्रॉपर क्या है, साइकिल चलता है, ठीक है, कैन अगेन फॉर्म ऑक्सीजन। ये ओजोन क्या करते हैं, फिर अगेन ऑक्सीजन फॉर्म करता है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, देन ओजोन अगेन क्या होता है, ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है,
by absorbing UV radiation, ultraviolet radiation of wavelength around 220 to 320 नैनोमीटर के बीच में यूवी रेडिएशन अगेन क्या करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ दिस ओजोन विल एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अराउंड 220 टू 320 नैनोमीटर. इतना यूवी रेडिएशन वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वापस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, फिर ये फ्री रेडिकल क्या हो गए, अगेन कंबाइन विद ऑक्सीजन. दिस ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अगेन ये दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके आपका O2 बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेचर ने एक पूरा प्रोसेस बनाया है, एक साइकिल बनाया है जिसमें आपका और ऑक्सीजन से जब वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है. फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से मिलके आपका ओजोन बनता है. देन अगेन ओजोन कुछ अलग जो वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और आपका ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल बनता है. देन दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके आपका ऑक्सीजन बनाते हैं. तो नेचर ने क्या किया है, एक पूरा साइकिल बनाया है जहां पे आपका ऑक्सीजन भी बने, ओजोन भी बने. ठीक है, ओजोन भी आपको प्रोटेक्ट करें, ऑक्सीजन भी आपके लिए क्या हो, अवेलेबल हो. लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है, फिर प्रॉब्लम कहां पे आता है. नाउ हमारा क्वेश्चन होगा, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर. हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम फिर कहां पे है. नेचर ने तो क्या कर दिया, एक बहुत बैलेंस वाला साइकिल बनाया है जहां पे आपका ओजोन भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, फ्री रेडिकल भी बन रहा है. नाउ प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होता है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है विद द राइजिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं जो कि इस साइकिल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. सो वी कैन राइट, because of the different human activities such as smoke from jet engine या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFCs कहते हैं, एक्स्ट्रा जब आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, सो दिस गेट डिस बैलेंसिंग O3 concentration in the atmosphere. सो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम अदर इम्प्योरिटीज जैसे कि स्मोक हुआ, ये जैसे जेट इंजन से, या आप CFC जो कि हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में एडिशनल ऐड होने की वजह से क्या करता है, हमारे ओजोन की कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में हम डिसबैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. तो यहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन को ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है. तो पहले अगर हम कहें जेट इंजन से क्या रिलीज होंगे, सो फॉर एग्जांपल हम दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे CFC और जेट इंजन से जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है उससे क्या होता है वो हम देखेंगे. सो अगर हम जेट इंजन की बात करें, सो इन जेट इंजन नाइट्रिक ऑक्साइड इज जनरेटेड. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है. यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. नाउ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये हमारे ऑक्सीजन के ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स एंड दिस इनिशिएट्स. अब इसकी वजह से क्या होता है, एक सीरीज ऑफ या चेन रिएक्शन क्या होता है, इनिशिएट होता है. Now this nitric oxide, this NO react with ओजोन, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे आपका NO2 बनाते हैं और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है, नाउ दिस NO2 formed by reacting ozone with this nitric oxide combine with this free radical जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, एंड अगेन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड
एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड इन जेट इंजन से रिलीज हुआ था वो आपके ओजोन के साथ क्या कर गया, रेक कर गया। ओजोन के साथ रेक करके आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म हो गए। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होंगे, ये जो फ्री रेडिकल, जहां पे ये फ्री रेडिकल का काम क्या था, ये ओजोन के साथ रेक होना, ऑक्सीजन बनाना, देन अगेन ऑक्सीजन के साथ रेक होके आपकी ओजोन बनाना। अब ये जो ओजोन बनाने के बजाय ये इस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है और अगेन यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन जाके कहाँ से, ओजोन के साथ मिलेंगे, ओजोन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन जाके फ्री रेडिकल से रेक करके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पे एक बिल्कुल चेन रिएक्शन क्या होगा, सो दिस प्रोसेस विल initiates a chain reaction other than the reaction between oxygen free radicals and ozone। ओजोन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रेक होने के बजाय अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नेचर ने एक वेल बैलेंस जो प्रोसेस बनाया था उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से यहां से ओजोन क्या होगा, पहले तो ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ ही मिलता था, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी मिल रहा है। तो इस प्रोसेस से ये एक बिल्कुल चेन रिएक्शन क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ओजोन स्लोली स्लोली, नाउ वी कैन से ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस आ गए, नेचर में जो बनाया था उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस आए हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन स्टार्ट, ओजोन की क्या हो जाता है, डेप्लीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट, हाई एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी एटमॉस्फेयर से अर्थ पे पहुंच जाएंगे, हमारा अर्थ के टेम्परेचर भी बढ़ जाएंगे और बहुत सारे अदर अनवांटेड प्रोसेस या एक्टिविटीज आपकी अर्थ पे हो जाता है। तो जेट इंजन से आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जब हम दूसरे अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम कहते हैं CFC, इससे क्या हो जाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा, ये आपकी मेनली यूज होता है, दिस क्लोरोफ्लोरो आर यूज इट एज प्रोपेलेंट्स इन, एक तो स्प्रे कैन में यूज होता है एंड आपकी रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में ये यूज होता है। अब इससे क्या होता है, दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिमेन्स, ये बहुत स्टेबल है, ठीक है, रिमेन वेरी स्टेबल, दिस आर वेरी स्टेबल एंड परसिस्ट इन एटमॉस्फेयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम के लिए, समय के लिए ये क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है, दे कैन ऑल्सो अंडरगो फोटोलाइसिस इन द अपर एटमॉस्फेयर। सो दिस हम कह सकते हैं, दे मीन्स योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स लाइट की प्रेजेंस में इसमें भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इन द अपर एटमॉस्फेयर। कहां पे, अपर एटमॉस्फेयर में। अब क्या हो गया, रेफ्रिजरेटरों से CFC रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला गया, स्लोली ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए और यहाँ पे इसका क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। देखो ClF3 जब इस ये यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाएंगे, वेवलेंथ अराउंड 190 टू 220 नैनोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फोटोलाइसिस होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, CF3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। सो यहाँ पे आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल रेक्ट विथ या इंटरेक्ट विथ
ओजोन। अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये ओजोन के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे या रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेंगे और आपका ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल देन अगेन कंबाइन विद आवर oxygen free radical and will form again chloride free radical plus O2. Now ये जो free radical है, these free radical again combine with, इसको हम रेड से दिखाते हैं, these chloride free radical again combine with दिस ओजोन। ठीक है, क्योंकि एक बार जब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है तो वो ओजोन के साथ रेक होके फर्दर क्लोराइड फ्री रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहा है, एंड दिस फ्री रेडिकल अगेन अगेन कंबाइन विथ ओजोन। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ओजोन के साथ, एंड अगेन स्टार्ट ए चेन रिएक्शन। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा चेन रिएक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये रिएक्शन रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होने पे आपका क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होंगे। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन था जिसे हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वी कैन से हियर द क्लोराइन या क्लोराइड chlorine free radical thus act as a catalyst in the destruction of ओजोन। तो ये क्लोराइड जो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो रहा है ये क्या कर रहा है, ये एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन के डिस्ट्रक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इस इम्बैलेंस की वजह से, जो कि नेचर ने एक वेल बैलेंस प्रोसेस बनाया था, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट हमने एटमॉस्फेयर में ऐड किया जो कि इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के। दूसरा जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब देखेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है आपके कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे ध्यान में आते हैं। एक हमारे पास SN1 रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास SN2 रिएक्शन होते हैं। तो SN1 रिएक्शन जहां पे आपका, इसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव भी कहते हैं, और SN2 को हम एसोसिएटिव रिएक्शन कहते हैं। अब जब हम मेन ग्रुप कंपाउंड्स की बात करते हैं या कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मेनली वो फॉलो करते हैं, सो आवर कोवैलेंटली bonded molecules mainly follows SN2 mechanism, that is एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो SN1 को क्यों नहीं फॉलो करता है, अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये राइज होंगे, SN1 को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास फास्फोरस है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन सब का क्या होगा। देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस का एक कंपाउंड लेते हैं, ये वाला PCO, ये आपका R1, इसको हम कुछ एल्काइल जोड़ते हैं R2Cl। अगर ये वाला रिएक्शन अगर SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म डिसोसिएटिव, यहाँ पे पहले लिविंग ग्रुप क्या होगा, लीव करेंगे। तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो ऐसा कुछ बनेंगे जहां पे आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वहां से 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होके 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी 4 बहुत कम था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम ये कुछ फास्फोरस जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करते हैं तो इनमें डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पढ़ने से इनके पास ये एबिलिटी रहता है कि ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज
कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन सच केसेस यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, द कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 3। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स में का या एटम्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है बहुत अनस्टेबल रहता है, ठीक। फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और आपका यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, विच इज नॉट ए वेरी स्टेबल कोऑर्डिनेशन फॉर सच कंपाउंड, सच इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसी फॉस्फोरस की बात करें, POR1, this is 2 alkyl group and this is your chloride group. So यहाँ पे क्या हो रहा है, these p orbitals has vacant d orbitals, ठीक है, d orbitals. So this compound, this vacant, due to the presence of this vacant d orbitals, the coordination number of phosphorus or other silicon or germanium can increases to 5 और 6। ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जब हम यहाँ पे ये रिएक्शंस की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ दिस इनऑर्गेनिक या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या हाइड्रेशन रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल इसके हम रिएक्शन करते हैं एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जो कि है CH3O-। तो यहाँ पे क्या करेगा SN2 मैकेनिज्म में, ये इस फास्फोरस पे अटैक करेंगे, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म पे ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे और जो आपका ट्रांसक्शन स्टेट बनेंगे वो ऐसा कुछ बनेंगे। ये आपका P है, O है, ठीक है। यहाँ पे आपका दो एल्काइल ग्रुप है R1 एंड R2। यहाँ पे इनकमिंग जो ग्रुप है CH3O, ये पार्टली इसके साथ अटैच रहेंगे और ये पार्टली इसके साथ निकल जाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस फास्फोरस पे अटैक करेंगे। अगर इसके हम नाम दे तो दिस इज योर क्लोरो डाइअल्काइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो SN2 मैकेनिज्म ये आपका टेट्राहाइड्रल था, ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गए और यहाँ पे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल था तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे, दोनों पे ये दोनों क्या है, हाईली जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ट्राइगोनल पैरामीटर ज्योमेट्री फॉर्म हुए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होंगे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल और ये जो लिविंग ग्रुप है दोनों क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये दो अल्काइल, क्योंकि इनका साइज ही ऑलरेडी क्या है एज कंपेयर टू अदर टू ये बड़ा है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, जिसको हमने ऑलरेडी आपको बेन रूल्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप आपका क्या करेंगे, लीव करेंगे और आपका नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेंगे CH3, यहाँ पे R1 है और R2 है, प्लस Cl यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट इन केस ऑफ SN2 ये आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब हमने इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो क्लोराइड था वो इस साइड थे, अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दूसरे साइड से बिल्कुल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, एट हो रहा है। तो पहले आपका प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और कुछ था, अब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री टोटली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस आपका होगा वो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट देंगे। लेकिन जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, क्योंकि इसी साइड से आपका जो लिविंग ग्रुप लीव हुआ है, इसी साइड आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया है,
8 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है इस इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है। So we can say that the nucleophilic substitution reaction in case of our this covalently bonded molecule. So we can say nucleophilic substitution reactions take place take place via inversion of inversion of configuration. Inversion of configuration aid the phosphorus phosphorus एटम। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट कर रहा है। इन्वर्जन मींस कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रहा है। पहले आपका लीविंग ग्रुप इस साइड था, अब आपका जो है इनकमिंग ग्रुप दूसरे साइड पे अटैच हुआ है। ये आपका इनकमिंग ग्रुप है, ये आपका लीविंग ग्रुप है। तो आपके प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हुआ है या कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा आपके क्या है, जो बात हमने यहाँ पे कहा था, when the आपका अटैकिंग ग्रुप एंड द लिविंग ग्रुप और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको हम कहते हैं एपोकोफिलिसिटी। दे favorable goes to the axial position and in the दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांसेक्शन स्टेट। तो यहाँ पे जो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 2 है, जो कि आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफिल एंड क्लोराइड है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, जब ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गए, द सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रंट साइड, इस साइड से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस वया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी है जहां पे क्या हो रहा है, आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है। यहाँ पे तो आपका प्योर एक क्या हो गया, रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे आपका रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाता है, वहां पे फिर आपका बेरी स्यूडो रोटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें इन केस ऑफ साइलेंस, साइलेंस में क्या होता है, आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, या हम सकते हैं रेसिमिक प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका जो इनकमिंग लिगेंड्स है वो अटैक करता है, फिर आपका एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक साइलेन है, देखो ये आपका है साइलेन, ठीक। इस तरह आपका ये था, इंटरमीडिएट बन गया 5 कोऑर्डिनेटेड, हम इसको लिखेंगे E1 E2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, E3 यहाँ पे आपका एक्सियल पोजीशन पे 2 है, A1 एंड A2। ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना आफ्टर अटैकिंग बाय द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे आपका पहले तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया, यहाँ पे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बन सकता है, या आपका स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पिरामिडल बी बन सकता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनते हैं आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, या हम जिसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। क्यों बनते हैं, बेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से। अब बेरी स्यूडो रोटेशन में क्या होगा, बेरी स्यूडो रोटेशन ऑलरेडी आप लोगों को एक बार मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो लिगेंड है वो क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। इस तरह ये इक्वेटोरियल पे जो है वो एक्सियल पे आ जाएंगे, एक्सियल पे जो है वो इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। तो आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। देखो ये E3 था, वो अपने पोजीशन पे रहेंगे, दिस इज SUR। नाउ जो आपके ये जो इक्वेटोरियल पे था, ये इस तरह E1 E2 बेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से ये आपके A1 और A2 भी आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्विस्टिंग हो जाएंगे स्ट्रक्चर में, या हम कहते हैं स्क्रैम्बलिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, स्क्रैम्बलिंग हो जाता है और आपकी फिर यहाँ पे रेसिमाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट था पहले इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे बेरी स्यूडो रोटेशन हुआ, फर्दर बेरी स्यूडो रोटेशन होंगे, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएंगे, ये इसके, ये दो अपना पोजीशंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे होगा, ये आपका सिलिकॉन था, ठीक है। यहाँ पे आपका E3 ऑलरेडी था। अब यहाँ पे देखो
ये E1 की जगह आपका A1 आ जाएंगे, यहाँ A2 आ जाएंगे, और आपकी एक्सियल पोजीशन पे आपका जो E1 एंड E2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्या कर गए, इन्होंने लिगेंड ने एक्सचेंज कर दिया। फर्दर और बेरी सूडो रोटेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे फर्दर बेरी सूडो रोटेशन अगर हो जाते हैं तो क्या होगा, बेरी सूडो रोटेशन होंगे तो ये फर्दर एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ सकते हैं, आपका ये यहाँ पे चला जा सकता है, ठीक है। ये दो अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये आगे आपका फर्दर अगर ये अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, E3 के जगह आप आ जाएगा E1, आपका आ जाएगा यहाँ पे A2 आ जाएंगे E की जगह, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन है, यहाँ पे आपका ये दो फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसकी पोजीशन पे आ सकता है, ये इसकी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका A1 आ जाएगा, ये E1 इधर आएंगे, यहाँ पे आपका E3 आ गया, E2 अपने पोजीशंस पे रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर बन जाएंगे। तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ जगहों पे आपका रेसमिक मिक्सचर भी बन जाएंगे। तो ये जो रेसमिक मिक्सचर बन जाएंगे वो ड्यू टू बेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से, इंटरनल जो लिगेंड्स है वो क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है या स्क्रैम्बलिंग हो जाता है, एक दूसरे जगह पे क्या हो जाता है, पोजीशन को एक्सचेंज कर जाता है, और हमारा जो ज्योमेट्री है वो इनवर्ट हो जाता है। कुछ बहुत सारे मिक्सचर बन सकते हैं जो कि हम एक मिक्सचर को कंप्लीटली निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन केस ऑफ नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। तो ये था दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इस लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक इन्वर्जन एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेरी स्यूडो रोटेशन पे, ठीक है। तो थैंक यू।